नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स एसएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित के 15 सबसे धाकड़ सवाल जो बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं। तो बिना देरी किए तो पहला सवाल हमारे पास हाजिर है और पहले सवाल में हमें बोला गया दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास दो वर्ग थे और दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना था, हमारे पास 117 और परिमापों का अंतर कितना था, उनका 12। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी। अब देखो समझने की बात है, सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं कि वर्ग क्या हो। देखो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल है, यानी कि हमारे पास वर्ग की भुजा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जब गणित में हमारे पास जो संख्या अज्ञात होती है, जो संख्या में ज्ञात करनी होती है, उसको क्या मानते हैं, माना x या y मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा। पहले वर्ग की भुजा हमने क्या लिखा, x मीटर। फिर लिख देंगे दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। देखो दूसरे वर्ग की भुजा हम क्या लिख लेंगे, अपनी तरफ से y को मान लेंगे। अब देखो इस को हम आकृति के तरीके से समझते। देखो सबसे इधर मैंने दो वर्ग में इधर बनाता हूं, यानी कि एक वर्ग मैंने इधर ये बना दिया और एक वर्ग चलो इधर छोटा सा करके हम यहाँ पर बना देते। देखो दो वर्ग बना दिया। वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो ये भी x है हमारे पास, ये भी x है, ये भी x है और हमारे पास ये भी x है। अब देखो दो और ये भुजा हमने क्या मान ली, दूसरे वर्ग की y, ये भी अंदर y लिख दिया और ये भी y और ये भी y। अब देखो सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और हल करेंगे तो सवाल काफी अच्छी तरीके से हल हो जाएगा। अब देखो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 वर्ग मीटर। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। यानी कि हमने क्या काम करा, भुजा का वर्ग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर। अब इसके बाद में इसने कहा कि योगफल यानी कि एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे करके पहली शर्त। तो पहली शर्त में हमें बताया गया कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 117। और उसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे, एक बना देंगे। ठीक है, देखो इसके बाद में कहा यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप जो हमारे पास होता है वो होता है 4 गुना भुजा। अब भुजा कितना है हमारे पास x, यहाँ पर भुजा कितना है हमारे पास, तो यहाँ पर परिमाप कितना हो जाएगा 4x और यहाँ पर परिमाप कितना हो जाएगा हमारे पास 4। सवाल को ध्यान से समझिए, यहाँ पर परिमाप कितना हो जाएगा 4x और यहाँ पर परिमाप कितना हो जाएगा हमारे पास 4y। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त, यहाँ पे लिख देंगे दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त में कितना हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 4y और बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 12। अब यहाँ से हम 4 को बाहर कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 12 और x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से या तो x बराबर समीकरण बना लेंगे या समीकरण हम y बराबर बना देंगे। यहाँ पर लिखते हैं x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस y और समीकरण नंबर क्या लिख देंगे हम यहाँ से 2। अब ये समीकरण का 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे या हम ऐसे लिखते हैं सत्य कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो जब x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा x प्लस नहीं 3 प्लस वाई और इसका कितना हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर। अब हमने होल स्क्वायर क्या, क्योंकि x का मान है हमारे पास 3 प्लस वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका कितना कर देंगे वर्ग और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर और बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 117। तुम यहाँ से
वाई बराबर समीकरण बना लो या एक्स बराबर समीकरण बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें जो तुम जोड़ घटाव गुणा भाग करोगे वो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से इस समीकरण को हम हल करेंगे, यहाँ से आगे इस समीकरण को हम हल करेंगे। देखो 3 + y का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में अच्छी तरीके से पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब देखो इसके अनुसार मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 9, और प्लस कितना आ जाएगा y², और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 6y, और प्लस यहाँ पर कितना है y², और बराबर कितना हो जाएगा 117। अब देखो सबसे पहले y², कितने y² आ रहे, इसमें 2y² आ रहे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2y²। अब प्लस 6y, y वाला और तो कोई है नहीं, तो y 6y ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस 9, और इधर प्लस का ये इधर आन के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो हमारे पास ये जोड़ घटा गुणा भाग करनी है, ये अपने ही आपस में इन्हीं के जो समान पद हो गए उन्हें आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, बाकी को बिल्कुल भी नहीं जोड़ घटा सकते। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 2y², और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y, और माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा 108, और बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के 117 में से 9 जाके कितना बचे 108। यहाँ से हम 2 को बाहर कर ले, क्योंकि हमें से पहाड़ा देखना है जिसमें 2 6 108 आता हो। तो 2 का पहाड़ है, 2 के पहाड़े में ये नहीं है कि 2 का पहाड़ा 10 तक ही सीमित है कि 2 दिशा में कितना होगा 20, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 2 का पहाड़ा हम 11 में भी चलाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 22 मिलेगा। अगर 2 का पहाड़ा 12 में चलाएंगे तो कितना मिलेगा 24। तो ये तो एक हमने सिस्टम बना रखा है कि जिससे हमें थोड़े पहाड़े गुणा भाग हमारी मजबूत हो जाए, इसलिए हमने 10 तक का क्या बना रखा है, थोड़ी सिस्टम बना रखा है पाठ याद करने का। तो यहाँ पर कितना बचेगा y² प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3y, और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 54, और बराबर कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y² प्लस 3y, और माइनस कितना होगा 54, और बराबर कितना आएगा हमारे पास 0। अब देखो इसके बाद में 54 के से टुकड़े करने में जिनका अंतर 3 हो, यानी कि अगर यहाँ निशान है माइनस का तो सवाल ये गुणनखंड का घटा का बनेगा, अगर यहाँ है प्लस का तो सवाल ये गुणनखंड का जोड़ का बनेगा। बस तुम्हें ये याद रखना, गुणनखंड कक्षा 7 और 8 9 में हमने अच्छी तरीके, और कक्षा 10 में भी अच्छी तरीके से गुणनखंड को पढ़ा है। अब देखो 54 के से टुकड़े करने जिनका अंतर 3 हो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 6 54, तो कितना आ जाएगा हमारे पास y² प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54, और बराबर में कितना है भाई साहब 0। अब यहाँ पर हम इसको y बाहर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास y प्लस 9, और माइनस का 6 बाहर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा y प्लस 9 आ जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब y माइनस 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास y प्लस 9, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यदि करेंगे यदि करके y माइनस 6 बराबर 0, अब y बराबर कितना आएगा हमारे पास 6, ये आ जाएगा मान्य। क्यों आ जाएगा मान्य, क्योंकि जो हमारे पास हमने निकालनी है भुजा, भुजा मतलब दूरी। अब दूरी कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, ये हमारे पास मान्य है। और y प्लस 9 बराबर 0, और y बराबर ये कितना आएगा माइनस का 9, इसके सामने लिखेंगे अमान्य। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। अब देखो y का मान कितना आएगा हमारे पास 6, तो y का मान या तो समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो, और उससे वहां से हमारे पास x का मान निकल कर आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूं y का मान समीकरण 2 में रख लो, 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास x बराबर 3 प्लस 5, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 6, और x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो यही क्या आ जाएगा सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो इस सवाल के हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहले वर्ग की भुजा, यहाँ पे लिख दो पहले वर्ग की भुजा कितनी है हमारे पास, पहले वर्ग की भुजा 9 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा कितने आ गए हमारे पास 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दो करके 9 मीटर और 6 मीटर। अब देखो यहाँ से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं कि हमारा सवाल गलत है या सही है। बोर्ड एग्जाम में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी कि उत्तर ये सही है या गलत है। अब देखो
हमें बोला गया था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना होना चाहिए, 117। अब देखो दो वर्गों के वर्ग की भुजा हमारे पास कितने, पहले वर्ग की भुजा हमारे पास 9 है, तो जब 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होगा हमारे पास 81। और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है हमारे पास 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 36, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 117। देखो हमारे सवाल को बिल्कुल सही है, पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारे सवाल का आंसर गलत है या सही है। हम यहाँ से उत्तर की जांच करके इस प्रकार सवाल को बिल्कुल हल कर सकते हैं। ये दोस्तों दूसरा सवाल भी हमारे पास बढ़िया सवाल है। इसमें बोलागा दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। हमें बताया गया कि दो अंकों की एक संख्या थी हमारे पास, उनके अंकों का योगफल 9 था। हमें ये नहीं पता कि संख्या क्या थी, पर हमें ये पता कि अंकों का योगफल 9 है। यदि अंकों को उलट दे, मतलब अंकों को हमने उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे माना, यहाँ पे लिख लेंगे हम ये इधर लिख देंगे हम माना, माना धाई का अंक बराबर, माना धाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर अंक बराबर y। अब देखो धाई का अंक और इकाई का अंक हमने क्यों माना, क्योंकि हमारे पास दो अंकों से बनी एक संख्या थी, मतलब दो अंकों से बनी एक संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 27। अब दो अंकों से बनी हुई है संख्या, अब इसमें क्या है, इसमें इकाई और धाई का अंक तो है, साथ इसमें किसका अंक होगा, इकाई का, और दो किसका अंक होगा, ढाई का। तो हमारे पास इसी प्रकार की एक दो अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का योगफल कितना है, 9। तो वे संख्या में ज्ञात करनी कि मैं संख्या हमारे पास है कौन सी। अब देखो ऐसे तो दो अंकों की संख्या 27 भी है हमारे पास, या 72 भी है, या हमारे पास 54 है, या 45 है। तो ये भी क्या है, 36 भी हो सके या 63 भी हो सके। देखो है तो ये दो अंकों की संख्या ही, और इनके अंकों का योगफल भी 9 है। पर हमें बताना यह है कि दी हुई संख्या, अगर संख्या के क्रम लौटते हैं, मतलब जैसे 27 है, 27 का उल्टा हमने कितना कर दिया, 27 का उल्टा होगा 72। अब 27 में से 72 घटाए तो कितना बचा हमारे पास, इधर ढाई ले ली तो कितना होना चाहिए 5, और इधर कितना बचेगा भाई हमारे पास 4। पर वो नई संख्या जो बननी है मेरी मूल संख्या से 27 अधिक होनी चाहिए, पर ये नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है, 45 अधिक है। तो इसलिए ये 27 या 72 ये संख्या बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो हमें सही संख्या ज्ञात करनी है कि मैं सही संख्या है हमारे पास क्या। ठीक है, तो इसी प्रकार के सवाल है, मैंने तुम्हें बहुत बेसिक से अच्छी तरीके से समझा दिया। अब देखो सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे हम, एक सूत्र है हमारे पास भाई, संख्या बराबर, हल पे लिख देंगे हम संख्या बराबर होता है हमारे पास 10 गुणा ढाई। तो 10 गुणा ढाई कितना है हमारे पास x, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास इकाई। ये हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है संख्या बराबर। अब देखो इसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे पहली शर्त, इसके बाद में लिख देंगे पहली शर्त। अब पहली शर्त देखो हमारे पास क्या है, दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अब दो अंकों से संख्या कौन सी बनी, यानी कि ढाई का अंक बराबर x है और इकाई का अंक बराबर क्या है, तो दो अंकों से जो संख्या है हमारी उनके अंकों का योगफल, यानी कि x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है हमारे पास बराबर 9। समीकरण नंबर क्या बना देंगे, क्योंकि जो संख्या के अंक थे उनके अंकों का योगफल 9 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बना दी। अब यहाँ पर लिख देंगे दूसरी शर्त, क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त। अब देखो दूसरी शर्त में हमें क्या लिखना है, दूसरी शर्त में हमें लिखना है भाई, तो ये इधर लिखते हैं, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, मतलब संख्या हमारे पास क्या है, पहले संख्या लिख लो 10x प्लस वाई, ये हमारे पास क्या बनी है संख्या। हमने संख्या के क्या कर दिए, अंक उलट दिए। संख्या के अंक उलटने का मतलब है जो हमारे पास ढाई का अंक है वो इकाई का बन जाएगा, और जो इकाई का अंक है वो हमारे पास ढाई का अंक बन जाएगा। तो फिर क्या रहा भाई, वो संख्या अंक उलट दिया जाए तो नई संख्या बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मतलब जो नई संख्या बनी वो मूल संख्या से कितनी है, 27 अधिक है। तो उसमें हम यहाँ क्या लिख देंगे, 27 को जोड़ देंगे। अब देखो इसके बाद में इस सवाल को यहाँ से समीकरण को हल करते हैं।
चलो भाई समीकरण को हल करो। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास 10x+y, इधर ये प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 10y-x और बराबर कितना हो जाएगा 27। 10 में से x घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 9x, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 9y, क्योंकि यहाँ माइनस की ज्यादा है। बराबर में कितना हो जाएगा 27, यहाँ से हम 9 को बाहर करेंगे तो x-y बराबर कितना हो जाएगा 27, और x-y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि 9 से 27 को हम भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 3। ये समीकरण नंबर क्या बन गया हमारे पास। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम यहाँ से हल कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। अब देखो जब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 जो हमारे पास है भाई, ये हमारे पास x+y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 है, और x-y बराबर कितना है 3, ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 है। अब देखो इसके बाद में समीकरण को हल करेंगे। समीकरण घटाने पर हो जाएगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। समीकरण भी हमने काफी अच्छी तरीके से हल करी है। तो यहाँ पर कट जाए कितना आएगा 2y बराबर कितना आ जाएगा 12, और नहीं सॉरी 2x बराबर 12, और 12 बट्टे कितना हो जाएगा 2, और x बराबर कितना आ जाएगा 6। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रख लो या x का मान समीकरण 2 में रख लो, दोनों से उत्तर y का समान आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में ही रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो समीकरण 1 क्या, x+y बराबर कितना है हमारे पास 9, तो 6+y बराबर कितना आएगा भाई हमारे पास 9। अब y बराबर कितना आ जाएगा 9 - 6, और y बराबर कितना आएगा हमारे पास 3। अब देखो x और y के मान कितने आ गए हमारे पास 6 हर 3। अब देखो जो हमारे पास में अंक थे, वे अंक क्या है हमारे पास 6 और 3। अब इन अंकों से मैं संख्या बनानी है वो। अब देखो संख्या पर बात करते हैं, तो अंक हमारे पास आ गए 6 और 3। अब संख्या हमारे पास क्या बनी थी, संख्या हमारे पास बनी थी 10x+y। यहाँ पे लिख देंगे संख्या बराबर 10x+y। अब देखो यहाँ मान रखो, तो 10 x का मान कितना आया हमारे पास, x का मान आया है हमारे पास शायद 6। चलो देख लेते हैं एक बार। हाँ x का मान हमारे पास 6 और y का मान हमारे पास कितना है 3 है। तो यहाँ पर कितना लगेगा 6 और प्लस कितना हो जाएगा 3। अब देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये लिख देंगे हम कितना हो जाएगा 60 + 3 और बराबर कितना हो जाएगा 63। अब जितने भी संख्या संबंधित तुम्हारे पास सवाल है बोर्ड एग्जाम में, जितने भी संख्या संबंधित सवाल आया अगर, तो उसे जैसे तुम्हारे पास 63 आ गया तो यहाँ में करके इसका 36 भी लिखना है। अगर तुम्हारे पास 63 आया तो यहाँ में करके 36, अगर तुम्हारे पास उत्तर 36 आया तो यहाँ में करके 63। अब देखो सबसे पहली बात इस सवाल की भी उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत। अब देखो सवाल कहाँ से था, सवाल में बोला गया था मैं कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अब देखो दो अंक कौन सी संख्या है 63। अब 63 के अंकों का योगफल कितना है 9, भाई 6 और 3 कितना होगा 9। अगर 36 आती तो 36 भी कितना है हमारे पास, 36 में 3 और 6 तो ये भी कितना होता 9। अब देखो उसके बाद में बताएगा कि यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक। अब देखो संख्या कितना है हमारे पास 63। अब 63 का उल्टा कितना होगा हमारे पास 36, और 63 में से 36 को घटा कर देखते तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27 ही आ जाएगा। और देखो किस हिसाब से हम सवाल के उत्तर की जांच भी बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, सवाल के आंसर शीट को बना सकते हैं। शंकु की तो तीर्य पूछे, हम शंकु की एल से लिखते हैं, तो एल बराबर कितना है हमारे पास 13 सेमी। एल बराबर कितना लिख दिया हमने 13 सेमी, और यहाँ पे लिख देंगे माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या। अब शंकु के बारे में तुम्हें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, माना शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या अपनी तरफ से हम क्या लिख देंगे x सेमी, क्या लिखेंगे नहीं r मान लेंगे, सॉरी r सेमी हम यहाँ से मान लेंगे। अब देखो इसके बाद में शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 90 पाई वर्ग सेमी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम शंकु, यहाँ पर लिख देंगे हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ
कितना है हमारे पास भाई, 90 पाई, 90 पाई वर्ग सेमी, 90 पाई वर्ग सेमी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं करके। अब देखो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र याद होना चाहिए। अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र याद नहीं है तो सवाल का पूरा संपूर्ण पृष्ठ ही उड़ जाएगा। तो इसलिए कहता हूं मैं कि सूत्र याद करो, नहीं तो बिना सूत्र के सवाल का पृष्ठ ही उड़ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर, और कोष्टक में होता है हमारे पास एल प्लस आर। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा हमारे पास, पाई आर, कोष्टक में एल प्लस आर। अब पाई से हम पाई को काट देंगे, यहाँ से आर है, एल कितना है हमारे पास 13, और प्लस यहाँ से कितना है आर, और बराबर कितना है हमारे पास 90। अब देखो गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 13R, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 90। अब देखो ना थोड़ा सही क्रम में लिख देंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 13R, और माइनस कितना हो जाएगा 90, और बराबर 0। अब यहाँ से देखो सवाल का खेल बहुत आसान हो गया है। अब ये समझे कि सवाल हल हो चुका है हमारा। यहाँ से 90 के से टुकड़े करने में जिनका अंतर कितना हो हमारे पास 13 हो। अब देखो ऐसे दो संख्या देखो, अगर गुणा कर दी जाए तो 90 हो जाए, अगर उन्हें दोनों संख्या को घटा दिया जाए तो कितना बचना चाहिए 13। अब देखो 90 किसके, 18 पंजे 90, और 18 में से 5 गया 13, तो यहाँ से गुणनखंड मिल जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 18, और माइनस कितना हो जाएगा 5R, और माइनस कितना हो जाएगा 90 बराबर 0। देखो भाई दोस्तों, जो मैं तुम्हें ये सवाल करा रहा हूँ ये सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर सवाल करा रहा हूँ, कोई मैं तुम्हें नया चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए तुम्हें छोटी छोटी बेसिक चीजें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी तुम इन सवालों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और देखो वीडियो देखने से बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, प्रत्येक सवाल को मेरे साथ हल करो, और अगर सवाल समझ में नहीं आता तो उस सवाल को तब दोबारा से देखो, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास आर, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास आर प्लस 18, और यहाँ से हम माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास आर प्लस 18, और बराबर कितना होता है 0। अब आर माइनस 5, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास आर प्लस 18, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ऐसे ही यदि करेंगे हम तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास आर माइनस 5 बराबर 0, और आर बराबर कितना है हमारे पास 5, और यहाँ से भी ऐसे ही यदि करेंगे तो आर प्लस 18 बराबर 0, और आर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 18। अब देखो यहाँ पर भी हमें मान्य अमान्य लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास दूरी है सेंटीमीटर, इनके त्रिज्या ज्ञात करनी। तो ये तो हमारे पास मान्य है क्योंकि ये प्लस की है, और ये हमारे पास अमान्य है क्योंकि ये माइनस की है। दूरी, लंबाई, चौड़ाई जो भी हमारे पास है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ये बात अच्छी तरीके से याद रखो। तो यहाँ पर जो शंकु की त्रिज्या है हमारे पास लिख देंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितना है हमारे पास भाई 5 सेमी, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 सेमी। देखो दोस्तों, सही सूत्र लगाते ही सवाल के चारों खाने चित हो गए, तो इसलिए कहता हूं मैं सूत्र को याद करो और सवाल के चारों खाने चित करो। अगर सूत्र तुम्हारे याद नहीं है तो सवाल तुम्हारे चारों खाने चित कर देगा। तो इसीलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास बहुत बढ़िया सवाल है, और इस सवाल में हमें बताया गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दो संख्या थी हमारे पास और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। और दूसरी स्थिति यह है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब देखो सवाल को कैसे हल करेंगे। गणित में जितने भी संख्या हमारी अज्ञात होती है उस संख्या को क्या लिख देते हैं, एक्स अपनी तरफ से लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम पहली संख्या को क्या लिखेंगे, माना। गणित में माना जिंदाबाद होना चाहिए। तो माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर कितना लिख देंगे बराबर x, और दूसरी संख्या बराबर क्या लिख देंगे y। अब लिखेंगे पहली शर्त यह है कि उन्होंने पहली शर्त हमारे साथ क्या लगाई। उनने पहली शर्त हमारे साथ ये लगाई
हमें बता कि दो संख्या है और उनका अंतर 26 है। अब दो संख्या हमने क्या मानी, x, यानी कि x माइनस वन बराबर कितना लिखेंगे, 26। क्योंकि अगर योगफल होता तो हम किसका निशान लगाते, प्लस का, x प्लस वाई बराबर कितना लिख देते, 26। अब देखो इसको समीकरण नंबर क्या लिख देंगे, एक। अब दूसरी शर्त लिखेंगे यहाँ से, दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त में हमें क्या बताया उसने, दूसरी शर्त में बताया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि अगर एक संख्या हमारे पास x है तो दूसरी संख्या की वह क्या है, उसकी 3 गुनी है। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3y। अब इसे समीकरण नंबर हम क्या बना देंगे, 2। अब यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, या ऐसे लिख देंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो जब x का मान समीकरण 1 में हम यहाँ पर रख देंगे, चलो इधर ही रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26। और 2y बराबर कितना है, 26। अब y बराबर कितना है, 26/2। अब y बराबर कितना है हमारे पास, कितना आ जाएगा, 13। अब ये y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे, और यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं भाई। देखो x बराबर कितना है हमारे पास, 3y। तो x बराबर हमारे पास 3 गुना कितना हो जाएगा, 13। और x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 39। अब देखो x का मान 39 और y का मान 13। अब 39 में से 13 गया, कितना आगा हमारे पास, 26। पहली शर्त हमारी सत्य, और दूसरा यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। अब 13 का 3 गुना करा, कितना आगा, 39। तो दूसरी शर्त भी हमारा सत्य, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा सवाल सही है गलत है, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो ठीक है भाई। तो देखो ये कितना है हमारे पास, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 और माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब देखो एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखो, सबसे पहले इधर ये सवाल ही लिखते हैं, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और बटे में कितना है भाई साहब, बटे में हमारे पास साइन स्क्वायर 30 और प्लस कोस स्क्वायर 30। अब देखो इस सवाल में थोड़ी सी बात साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 पे हम करते हैं, ये हमारे पास डिग्री है यहाँ से, ठीक है। अब देखो चलो इधर थोड़ा हम साइन स्क्वायर पे प्लस, देखो हमने एक सूत्र पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। अब देखो समझने की बात ये, अगर हमारे पास आता है कि साइन स्क्वायर कहीं पर 5x और प्लस कोस स्क्वायर 5x, तो ये भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। बस ध्यान हमें अच्छी तरीके से एक बात रखनी, अगर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के एंगल बराबर है और उनके बीच में हमेशा प्लस का साइन है, तो वे हमेशा 1 के ही बराबर होंगे। अगर हमारे पास कहीं ऐसे लिख दिया कि साइन स्क्वायर 85 और प्लस कोस स्क्वायर 85, तो ये भी हमेशा किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर होंगे। तो ये बात अच्छी तरीके से हमें याद रखनी, ऐसे नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ही 1 के बराबर होता है। बस ध्यान ये रखना, जो हमारे पास एंगल ये कोण मिलेंगे, ये कोण हमारे पास हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये कोण बराबर है और बीच में प्लस का साइन है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में, तो हमेशा किसके बराबर है, 1 के। अब देखो जो हमारे पास ये है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 1 के। देखो अगर तुम चाहो तो इसमें मान रख के भी निकाल सकते हो, पर मैं ये बता रहा कि बोर्ड है 45 का। देखो मान कैसे निकालते, 3 त्रिभुज बना दो अपनी समझ से ऐसे, इसका नाम लिख दो 30, एक त्रिभुज बना दो, इसका नाम लिख दो 45 और एक त्रिभुज और बनाओ और इसका नाम लिख दो 60। अब एक मान याद कर लो, जैसे साइन 30 का मान मेरे याद है, तो साइन 30 का मान होता है हमारे पास, एक याद करो LAL और बट्टे के ये तुमने ऐसे पढ़ा भी होगा अच्छी तरीके से। इसका नाम साइन है, इसका नाम कोस है, इसका नाम टेन है और इसका नाम हमारे पास भैया कोसक है, इसका नाम हमारे पास सेक है और इसका नाम हमारे पास
कोट है। ठीक है, अब देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे का नोट, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2, 1 और 2, और ये कितना आ जाएगा भैया √3। पाइथागोरस पर में लगा लेंगे। मेरे पास एक साइन 45 का मान याद है, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा, और मेरे पास एक साइन 60 का भी मान याद है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। इन तीन त्रिभुजों पे ध्यान दो। अब देखो हमें मान निकालना है, यहाँ पे लिखो 5, हमें मान याद करना है कि कोस स्क्वायर 60, तो कोस स्क्वायर को भूल जाओ, कोस 60। अब 60 वाले खन्ने में देखना, ये तो होना नहीं चाहिए कि कोस 60 का मान निकालना, मान देख रहे 30 वाले में, ये बिल्कुल गलत निकलेगा। अब कोस देखो, कोस 60, कोस बराबर क्या होता है हमारे पास आधार बट्टे कण, तो आधार कितना है हमारे पास 1, और कण कितना है हमारे पास 2। 60 वाले खाने में ही देखना है, 60 वाले त्रिभुज में, तो 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस फिर यहाँ पर कितना है 4। यहाँ पर कितना है हमारे पास सेक स्क्वायर 30। अब सेक 30 वाले खन्ने में जाओ, तो सेक बराबर क्या होता है कण बटे आधा, क्योंकि अब जब नीचे से देखना पड़ेगा, क्योंकि सेक हमारे पास नीचे ये है, तो सेक बराबर क्या होता है कण बटे आधार, तो कण कितना है हमारे पास 2, और आधार कितना है हमारे पास 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2/√3, 2/√3 का वर्ग, और -1, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, क्योंकि 45 हो जाएगा, tan बराबर क्या होगा लंब बटे आधार 1/1, तो -1 का वर्ग कर देंगे, और बटे में मान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिख दो 1 के बराबर लिख दो। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 प्लस गुणा, इसका कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, और माइनस कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से इसे हल कर देंगे, तो यहाँ से हल करने के बाद में 5/4 प्लस 16/3, और माइनस कितना आ जाएगा 1, इसका बट्टे 1 मान ले से लिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार पड़ेगा 3 बार, तो 3 की और 5 की गुना कितना हो जाएगा 15, प्लस अब 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार पड़ेगा भैया हमारा आया है 4 बार, तो 4 की और 16 की गुना कितनी हो जाएगी 64, और -1 के पहाड़े में 12 एक बार 12 बार पड़ेगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 12। अब बराबर इसको जोड़ देंगे, 64 और 15 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 79, -12, और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 12, और बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और बटे कितना आ जाएगा 12। ये सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारे पास इसके मूल आएंगे उनके व्युत्क्रम का में योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सवाल लिखते हैं x² - 7x + 12 = 0। अब देखो 12 के टुकड़े ऐसे करने जिनका योगफल 7 हो। अब ये सवाल हमारे पास जोड़ का है, यानी कि प्लस का, घटा का नहीं, क्योंकि सवाल ये निशान हमारा माइनस का हो या प्लस का हो इससे में कोई मतलब नहीं, पर इस सवाल पे में इस निशान पे में याद रखना है। अगर ये निशान माइनस का तो सवाल हमारा घटा का, अगर ये निशान हमारा प्लस का तो सवाल हमारा जोड़ का। अब हमें क्या करना है कि 12 के साथ टुकड़े जिनका योगफल 7 हो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और 3, यहाँ कितना लिख देंगे x² - 4x - 3x और +12, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो x यहाँ से कितना बचा x - 4 माइनस का 3, यहाँ कितना बचा x - 4, और बराबर कितना होगा 0। अब x - 3 और यहाँ पर कितना है x - 4 और बराबर 0। यही ऐसे ही यदि करना है हमें x - 3 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 3, यदि x - 4 बराबर 0 और x बराबर कितना आएगा 4। अब इनके सामने मान्य अमान्य बिल्कुल भी नहीं लिखना, ये चाहे माइनस के आ रहे हमारे पास चाहे प्लस के आ रहे, इनको हमें ऐसे ही करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करनी है, कोई हमें दूरी या चाल बिल्कुल भी नहीं निकालनी। अब देखो जो हमारे पास x के मान आ गए वो कितना आ गया 3 और 4। अब ये सवाल यहीं पर बिल्कुल अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें बताया गया कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। अब व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है कि किसी संख्या का उल्टा, जैसे मैंने लिख दिया 2, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/2, तो ये इसका क्या होगा व्युत्क्रम। कहीं आगा हमारे पास 2/5, तो 2/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2। यानी कि हमें किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम निकालना तो उस संख्या का क्या लिखना पड़ेगा, हमें उल्टा करके लिखना
पड़ेगा, वही उस संख्या का क्या हो जाएगा हमारे पास व्युत्क्रम। अब देखो इनके व्युत्क्रम का मैं योगफल निकालना, तो हमारे पास पहला मूल कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस दूसरा मूल कितना है हमारे पास 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो लय से लेके इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये हमारे पास भिन्नों की जोड़ है, कभी इन्हें डायरेक्ट जोड़ दो, 1 और 1 2 लिख दिया और 3 और 4 7 लिख दिया और हमारे पास आंसर आएगा 2/7, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 और बटे में कितना हो जाएगा 12, तो हमारे पास जो आंसर आएगा निकल के ये कितना आ जाएगा 7/12। तो ये सवाल का आंसर है कि व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, इसके 7/12 है। इस सवाल की आकृति हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक ये भवन बना दिया और यहाँ पर एक ये मंदिर ऐसे यहाँ पर बना देंगे। इस पूरी ऊंचाई को हम यहाँ से h मीटर यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारे पास 15 मीटर है, इसके यहाँ मीटर लिख देंगे और ये भी हमारे पास इधर 15 मीटर है, इसको हम यहाँ से क्या लिख देंगे x मीटर और ये 15 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको यहाँ x लिख देंगे और यहाँ से हमें बताएगा कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शिखर, यानी कि जो हमारे पास ये भवन है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, यानी कि मंदिर और मंदिर का शिखर क्या है ये है हमारे पास। तो यानी कि यहाँ से यहाँ पर हमारा कोण कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। इसके बाद में भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ से इसे ऐसे मिला देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अब देखो इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास 15 है, ये कुल कितनी है हमारे पास h है, तो ये जो ऊंचाई है हमारे पास इसको नाम लिख देंगे a, यहाँ पर b लिख दिया, यहाँ पर c लिख दिया, यहाँ पर d लिख दिया और यहाँ पर e लिख दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा h - 15 मीटर, क्योंकि हमारे पास ये ऊंचाई कुल h है और ये 15 है। जब h को 15 में से घटाएंगे तो ये ऊंचाई है जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी हमारे पास h - 15। अब देखो यहाँ से निकालो, सबसे पहले इसमें हम 45 लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए। अब देखो 45 में क्या आ रहा है BCD त्रिभुज बी, सॉरी ए लिखा गया, यहाँ से दोबारा से लिखते हैं त्रिभुज BCD में कितना आ जाएगा हमारे पास tan 45, तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा 15/h। तो tan 45 का मान 1 है, तो 15 बट्टे कितना आ गया x और x बराबर कितना आ गया हमारे पास 15। इसके बाद में हम tan 30 को यहाँ पर लिखते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 30 का मान कितना हो जाएगा भाई हमारे पास h - 15 और बटे में कितना हो जाएगा x। अब देखो इसके बाद में tan 30 का हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो tan 30 का मान 1/√3 और बराबर h - 15 और बटे में कितना हो जाएगा x। अभी मैंने एक सवाल त्रिकोणमिति का पीछे निकलवाया है, उसमें तुम मान, अगर तुम्हारे याद मान नहीं है तो उस तरीके से भी तुम मान निकाल के यहाँ पर मान लिख सकते हो। मेरे याद मान है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब देखो गुणा करो, तो गुणा करके कितना आएगा हमारे पास x, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास √3h और माइनस कितना हो जाएगा 15, √3। अब देखो x का मान कितना था हमारे पास 15, √3h माइनस 15 रूट कितना होगा भाई 3। अब देखो ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो 15 + 15 √3 और बराबर भी कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद में √3h बराबर हमारे पास 15 को बाहर करेंगे यहाँ से, तो 1 प्लस कितना बच गया भाई √3। अब देखो h बराबर जो हमारे पास है 15, इधर आ जाएगा 1 प्लस √3 और बटे में आ जाएगा भाई हमारे पास √3। इसका √ हटा देंगे तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 15 और इसकी गुणा इधर कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा √3 + 3 और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 3।
अब देखो इसके बाद में h बराबर हमारे पास 5√3 + 3, तो h बराबर थोड़ा और सही करके लिख देंगे तो 5 3 + √3 मीटर। तो हमारे पास किसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी? ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी इसमें भाई, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 + 3√3 मीटर। अब देखो भवन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 5 प्लस नहीं 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। यही क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया। योगफल 265 है। देखो उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी जिसका प्रथम पद कितना है हमारे पास, 4। तो a बराबर जो हमारे पास है वो कितना है भाई, 4। फिर अंतिम पद, अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं, l से। l बराबर कितना है हमारे पास, 49। अंतिम पद को हम एक और भी लिख देते हैं an बराबर, याद रखना अंतिम पद को हम किसके बराबर भी लिख देते हैं, an के बराबर भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो और हमें बताया गया सभी पदों का योगफल, तो सभी पदों के योगफल का मतलब यानी कि यहाँ पर SN कितना है हमारे पास, 265। अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पर n को ज्ञात करना है। अब देखो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल SN बराबर 200 हमारे पास कितना है, 65 है। तो SN के हमारे पास दो फॉर्मूले, ठीक है, दो सूत्र कौन कौन से हमारे पास, एक तो SN बराबर है हमारे पास n/2 2a + n-1 × d, और यहाँ में एक SN बराबर है भाई हमारे पास n/2 और यहाँ कितना है a + l। अब देखो सूत्र कौन सा लग सकता है इसमें, इसमें सूत्र जो हम लगाएंगे तो सूत्र दूसरे नंबर का लगाएंगे, SN बराबर क्या है भाई हमारे पास n/2 और यहाँ पर कितना है a + l, यहाँ पर लिख देंगे हम सूत्र, ठीक है। अब देखो इसके अनुसार मान रखेंगे SN कितना हमारे पास 265 और n हमें ज्ञात करना है और a हमारे पास 4 है और ये कितना है भाई हमारे पास 49, ठीक है। इसके बाद में 265 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास n, ये हम जोड़ के लिखेंगे तो कितना होगा 53 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारे पास 2। इसके बाद में n बराबर जो हमारे पास आएगा भाई निकल के 265 × 2 और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 53। अब n बराबर, इससे हम इसको भाग कर देंगे तो भाग करने पे देखो क्या निकल के आता है भाई, इससे हम इसको भाग दे देंगे 5 बार कट जाएगा इसको, तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी कि n का मान कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो देखो ज्यादा बड़ा कोई सवाल नहीं था, ये बहुत अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 घन सेमी हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई का मान हमें क्या लिखना है 3.14 लीजिए। तो देखो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे यहाँ पर माना शंकु की त्रिज्या, यहाँ पर लिख देंगे r बराबर कितना लिखेंगे 3 है। अब देखो एक बात मान लो, अनुपात, देखो अनुपात का मतलब क्या हो, अनुपात का मतलब होता है जैसे कोई संख्या हमारे पास, एक संख्या है 16 और एक संख्या हमारे पास 20। अब इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना तो 16 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 20, और इससे हमने इसको भाग करा तो 16 बटे कितना आएगा हमारे पास, नहीं 4 बटे कितना आ जाएगा 5। तो इन संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 4:5, पर संख्या क्या आती है हमारे पास 16 और 20। तो इसी प्रकार से लंबवत शंकु की त्रिज्या थी हमारे पास 16 20 या कुछ भी हो सकती है, मतलब तो उन संख्याओं के हमने गुना भाग करके उनको छोटा करके उनका अनुपात आ गया। अब ध्यान ये रखना कि इसमें बोला कि एक लंबवत शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, तो सबसे पहले त्रिज्या का नाम है तो माना शंकु की त्रिज्या r बराबर 3x लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें एक संख्या का गुणनांक विलुप्त है, तो गुणनांक हमने क्या मानना है यहाँ पर x। जैसे मैंने तुम्हें अभी निकाल कर दिखा कि 16 और 20 का अनुपात कितना है 4/5 है, तो विलुप्त क्या है कि इससे भाग दिया हमने 4 से, अगर इसमें 4 से गुना करें, इसमें 4 से गुना करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16/20 आ जाएगी। तो इस प्रकार से मैं शंकु की क्या निकालनी है यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी। तो देखो हमने शंकु की त्रिज्या क्या लिखा है यहाँ पर 3x लिखा, और शंकु की ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर h से लिख देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4x, यानी कि सेमी में है तो यहाँ पर भी हम सेमी लिख देंगे और यहाँ पर भी हम सेमी
लिख देंगे। अब बात आती है शंकु के आयतन, यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, देखो भाई अगर सूत्र याद है तो सवाल भी बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से हल हो जाते हैं। अगर सूत्र याद नहीं है तो सवाल बिल्कुल भी हल नहीं होंगे, आप तुम कितनी भी कोशिश कर लेना। अब देखो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बराबर में कितना लिख देंगे भाई हम, कितना आ जाएगा, 301.44। इसके बाद में 1/3, अब पाई का मान कितना रखा, कितना हमारे पास 3.14 गुना आर कितना है हमारे पास 3x, तो आर स्क्वायर है तो 3x गुना 3x, और h कितना है हमारे पास 4x, और बराबर कितना है हमारे पास 301.44। अब देखो इसके बाद में इसको हल करते हैं। यहाँ से देखो गुना भाग तुम अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, ये नहीं है कि जो मैंने किया कि ऐसे ही तुम कर सकते हो। x कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास x की पावर 3 और बराबर में 301.44, और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 3.14 गुना, और यहाँ पर गुना तो चलो ऐसे लिख दो। अब देखो पॉइंट की सीध में पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे, और 3 चौक 12, 12 से ये कट जाएगा हमारे पास 2512 बार। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास x की पावर 3 बराबर कितना है हमारे पास 2512, और बटे में कितना है हमारे पास 314, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इससे इसको भाग करेंगे तो x बराबर जो हमारे पास निकल जाएगा ये कितना आ जाएगा 8। तो x की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3, तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास 2। अब यहाँ से हम लिख देंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, तो हमारे पास शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, कितना था 3x, तो हमारे पास आ जाएगा जो r बराबर निकल जाएगा 3 गुना 2, और r बराबर जो शंकु की त्रिज्या ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 600।